अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? मैसेज में मुझे बता दें एक दफ़ा अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ओके रऊफ। तो स्टार्ट करते हैं आज। कल जो हमारा लेक्चर था वो ईडियम से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर था। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है वो देख लें कल का लेक्चर भी, साथ एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कल के लेक्चर का भी। और आज का जो भी है वो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो ज्वाइन करना होगा जिन्होंने, फिर वो ज्वाइन करते रहेंगे साथ। तो कल हमने स्टार्ट किया था ईडियम से। ईडियम्स की डेफिनेशन का मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। व्हाट आर ईडियम्स, ये हमने पढ़े थे। ईडियम्स इडन मीनिंग्स देते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इडन मीनिंग्स देते हैं, जिनका मीनिंग, जिनकी जो मीनिंग्स होती हैं उन्हें देख के, उनके स्ट्रक्चर को देख के, वर्ड्स की तादाद को देख के आइडिया नहीं होता हमें। तो उनकी जो मीनिंग्स होती हैं असल में वो डिफरेंट होती हैं देन व्हाट दे लुक। तो इसलिए उनकी मीनिंग्स को हमें याद करना पड़ता है। तो जब हम मीनिंग्स याद करते हैं इडियम्स के, तो तभी हम उन्हें टू द पॉइंट, अप टू द मार्क जो है अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें पहले ईडीएम हमारे पास, जो पहला ईडीएम था वो एसिड टेस्ट था। वेरी नाइस ईडीएम, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रेगुलरली न्यूज़पेपर्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में ये यूज़ होता रहता है, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी भी हमने यूज़ कर लिया था। आज का जो हमारा ईडीएम है वो अगेंस्ट द क्लॉक है। तो हम देखते हैं अगेंस्ट द क्लॉक जो ईडीएम है इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक का बेसिकली मतलब है बीइंग रश्ड टू। रश का मतलब है जल्दबाजी के साथ, तेजी के साथ किसी चीज की तरफ बढ़ना या कोई काम करना, ठीक है। तो बीइंग रश टू यानी किसी चीज की तरफ तेजी से बढ़ना। और हम कह सकते हैं हैविंग लिटिल टाइम टू कंप्लीट समथिंग, यानी जब आपके पास थोड़ा टाइम हो किसी चीज को मुकम्मल करने का, तो हम तब कहते हैं कि आई एम वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। यानी दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि आई एम वर्किंग रैपिडली। रैपिडली या क्विकली, इन सारे अल्फाजों का एक ही मतलब है, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। सेंटेंस आपके पास है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस है द स्टूडेंट एट सबमिटेड इज असाइनमेंट अगेंस्ट द क्लॉक। यानी द स्टूडेंट एट सबमिटेड इज असाइनमेंट अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हुआ? टू वर्क क्विकली, टू वर्क रैपिडली। इसके कोई सेंटेंसेस आप बनाएं साथ साथ। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है। वर्किंग क्विकली, जब आपके पास टाइम थोड़ा हो और आपको काम फिर भी करना होता है, तो आपका जो एटीट्यूड हो, आपका जो बिहेवियर होता है, दैट इज बेसिकली जिस तरह से आप उस काम को कर रहे होते हैं तेजी के साथ, हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। डूइंग द थिंग्स अगेंस्ट द क्लॉक, टेकिंग डिसीजंस अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, सिचुएशन आप क्रिएट करें, कोई मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करें जहां लगे कि वाकई में जो शख्स है अगर वो कोई काम कर रहा है तो दैट इज कि राइट प्लेस पे राइट टाइम पे आप अगेंस्ट द क्लॉक लगा रहे हैं, ठीक है। कोई मैं सेंटेंस आपके लिए बना सकता हूँ साथ साथ। द डिप्लोमेट्स हैड टू टेक डिसीजंस अगेंस्ट द क्लॉक इन डिसाइडिंग फॉर नेगोशिएशंस विद इंडिया। जब भी कोई जंग होती है उसका जो फैसला है वो थ्रू डिप्लोमेसी होती है। और डिप्लोमेसी तब करनी होती है तब को जब कोई सडन कोई अनटूवर्ड इवेंट सामने आए। तो जब कोई भी इवेंट होता है तो ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये बैठते हैं और ये अगेंस्ट द क्लॉक फैसले करते हैं, विद नो टाइम क्विकली डिसीजंस लेते हैं। आई एम वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है, फॉर माई लेवल एडवांस। बिल्कुल करेक्ट है, गुड। आई एम वर्किंग, ठीक है। वर्किंग हो सकता है, डूइंग हो सकता है, टेकिंग एक्शन हो सकता है। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस साथ साथ बनाते रहें ताकि उनको मैं साथ साथ रेक्टिफाई भी करता रहूं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके साथ एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का बेसिकली मतलब है
वेरी एक्सपेंसिव, कोई भी चीज जब वो बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत कॉस्टली हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस थिंग रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग। यानी आप मान लें एग्जामिनेशंस होती हैं, एग्जाम्स होती हैं, जॉब्स वगैरह होती हैं, कोई टास्क हो जो आपको बहुत मुश्किल लगे, अगर वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, अगर वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उसके लिए चाहिए, तो आप कह सकते हो कि पासिंग सीएसएस रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, नीड्स एन आर्म एंड अ लेग। और दूसरे सेंस में इसका दूसरा शेड ये है कि जब भी कोई चीज़ बहुत महंगा हो, ठीक है, कोई उसकी प्राइस बहुत हाई हो, तो आप कह सकते हैं उस सेंस में भी कि दिस रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग। यानी द ड्रेस आई लाइक्ड रिक्वायर्ड एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। टू बाय द लैपटॉप रिक्वायर्ड एन आर्म एंड अ लेग, यानी इट वाज वेरी कॉस्टली, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सेंटेंस है लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, एक आरामदाह, एक ऐशो ऐशी की जिंदगी जीने के लिए, इट रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई नहीं जी सकता। मिडिल क्लास, पुअर क्लास लोग ऐसी लाइफ नहीं जी सकते। तो इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और इसका सेकंड मतलब मैंने आपको बताया, रिक्वायर्ड सेक्रीफाइसेस, जिसके लिए कुर्बानियां चाहिए हो। ओके, टू बिल्ड अ टावर रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है। मेरी आवाज अभी आ रही है आपको क्लियर? अब वॉइस ठीक है? आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, साथ साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं उसे रिजॉल्व करने की। कुछ स्टूडेंट्स का भी इशू है जो कनेक्ट नहीं कर सके हैं, तो साथ साथ थोड़ा सा इशू होगा। तो रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग का क्या मतलब है? रिक्वायर्स सेक्रीफाइसेस, रिक्वायर्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी। तो जब हम कहते हैं कि पासिंग सीएसएस रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, इट मींस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ sacrifices। अब बताएं, आवाज क्लियर है? ओके। टू मेक अ न्यू डेली रूटीन, ठीक है, रिक्वायर्स एन आर्म एंड अ लेग, बिल्कुल ये सेंटेंस भी ठीक है आपका। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड ईडियम है आज का, वो है अराउंड द क्लॉक। आप देख रहे हैं कि ये जो ईडियम्स है आज के हमारे, ये ज्यादातर क्लॉक के रिलेटेड है, ठीक है। बीच वाला जो ईडियम है सेकंड, दैट इज एन आर्म एंड अ लेग, बट जो थर्ड है वो है बेसिकली अराउंड द क्लॉक, और फर्स्ट था अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगेंस्ट द क्लॉक यानी आप ऐसे समझे इसको कि आप घड़ी के खिलाफ जा रहे हैं, यानी ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी टाइम आपके पास ना हो तो आप रश करते हैं, आप क्विकली करते हैं। अराउंड द क्लॉक का मीन्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, यानी किसी भी वक्त, ठीक है। कोई आपको कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, और आप मुझे कोई टाइम बताएं कि कब मिलना है, तो आप उसे सिंपली कह सकते हैं कि आई विल मीट यू अराउंड द क्लॉक, यानी किसी भी टाइम मैं आपको मिल लूंगा, ठीक है। आई कैन विजिट माई फ्रेंड्स अराउंड अराउंड द क्लॉक, ठीक है। दे कैन कंडक्ट मीटिंग अराउंड द क्लॉक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, किसी भी टाइम। सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द डायरेक्टर आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज टू मीट हिम अराउंड द क्लॉक, ठीक है। टू मीट हिम ड्यूरिंग एनी टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कभी भी मिल सकते हैं, किसी भी टाइम मिल सकते हैं, दैट इज टू मीट अराउंड द क्लॉक। अब इसकी जगह पे हम कह सकते हैं टू मीट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, बट अगर अराउंड द क्लॉक कहेंगे तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, और इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, ठीक भी लगेगी,
ठीक है, बेहतर भी लगेगी। सिंपल सेंटेंसेस तो सभी यूज करते हैं, लेकिन जब आप ईडियम्स का यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, ज्यादा नहीं, लिमिटेड ईडियम्स, यानी एक पैराग्राफ में अगर एक दो ईडियम्स भी आपके आ जाते हैं तो इससे आपका पैराग्राफ पैराग्राफ का जो लुक है वो कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ईडियम्स का यूज लाजमी है, मगर इतना नहीं, हर सेंटेंस में नहीं। अच्छा, वी कैन नॉट अटेंड द ऑनलाइन क्लास अराउंड द क्लॉक। ठीक है, at any time we cannot do, of course there's a fixed time for the class and we need to attend it at that fixed and appropriate time. बिल्कुल ठीक है रऊफ, यू आर राइट। साइंस भी दे रहा है सेंटेंस, और साथ साथ देखें ग्रामेटिकली भी ठीक है। दोनों चीजें आपके जब सेंटेंस में ठीक होते हैं तभी आपका सेंटेंस सही होता है। स्टूडेंट्स अक्सर ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली ठीक है तो इट मीन्स हमारा सेंटेंस ठीक है। नहीं, आपके सेंटेंस का एक मीनिंग भी होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंसेस का मतलब यही होता है। एग्जाम्स में आप देखते हैं जहां एग्जामिनर वोकेबलरी देता है उस वोकेबलरी के साथ वो ये भी लिखता है, राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनका कोई मतलब हो। ठीक है, जिनका कोई मतलब हो, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इस्लामिक हिस्ट्री, रिलेटेड टू एनी लेसन, एनी एडवाइस, एनी सजेशन, कुछ भी हो, डेली रूटीन। तो ये तीन इडियम्स क्लियर हैं। इनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो पूछे। अगर कोई इश्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डिफिकल्टी है इन इडियम्स के रिलेटेड तो पूछ लें। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आज के जो हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड हमने कर लिया था कल। डिलूड एंड डिलूजन, मिसलीड, डिलूड, ये दोनों भी कर लिए थे हमने। तो आज का जो ईडियम होगा, ओके, पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देख लें प्रोनाउंसिएशन, मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के डेफिनेशन में लिखवाया था कि अक्सर जो पेयर ऑफ वर्ड्स होती हैं उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होती हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिस, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग दोनों के अलग हैं और मीनिंग्स भी अलग है। तो स्पेलिंग और मीनिंग्स अक्सर अलग होते हैं, ठीक है, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम भी होती है। लेकिन 10% ऐसे भी हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो। तो प्रैक्टिस, दोनों प्रैक्टिस में सिर्फ ये फर्क है कि एक में सी आ रहा और एक में एस आ रहा। ठीक है, एक ईडियम, एक पेयर ऑफ वर्ड हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। हमारे पास एक दो ईडियम्स होंगे, उनमें भी यही डिफरेंस होगा। ठीक है, एक होगा कॉन्फिडेंट, DENT, और एक होगा कॉन्फिडेंट, DANT। तो सिर्फ एक ई और एक का डिफरेंस जो है इन दोनों के मीनिंग्स को डिफरेंट बनाता है। हम अक्सर क्या करते हैं, ई वाले को ए लिखते हैं, ए वाले को ई लिखते हैं, जबकि इनमें से एक का मीनिंग है एतमाद और दूसरे का मीनिंग पहले के मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये इस चीज का आपको ख्याल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले प्रैक्टिस का मतलब है द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी ग्रामेटिकली अगर आपने नाउन्स पढ़े हैं तो आपको पता हो कि ये नाउन है। नाउन यानी नेम, ये एक एक्शन का नाम है जिसमें आप कोई चीज करते हैं। ठीक है, कोई चीज बार बार आप करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई काम बार बार करते हैं, तो आप कहते हैं आई एम इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस वर्क, दे आर इन प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो इस एक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, द शॉपकीपर इज इन प्रैक्टिस ऑफ रिपेयरिंग मोबाइल्स, द पॉलिटिशियंस आर इन प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, डिस्कसिंग द करंट सिचुएशन, द डिप्लोमेट्स आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग डिप्लोमेसी। तो सारा आपका क्या है कि प्रैक्टिस है, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, तो ये नाउन है। सेकंड जो हमारे पास है एस वाला, ये वर्ब है। तो अक्सर हम कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो कर रहा हूं कि प्रैक्टिस जब मीनिंग आया तो इट मींस ये वर्ब है। ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूं, उस काम को, उस एक्शन का जो नाम है प्रैक्टिस है। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पहला है इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स नहीं होते। जैसे कि मैं कहता हूं आई एम डूइंग प्रैक्टिस, यानी इसके पहले डूइंग, ठीक है, और आई एम इन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। जबकि जो सेकंड है उसमें हम कहते हैं दे प्रैक्टिस्ड क्रिकेट, वी प्रैक्टिस्ड रीडिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग रीडिंग, यानी सेकंड के हम
आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म्स भी लगाते हैं, एस ई एस और आई एस भी लगाते हैं। सेंटेंसेस आप साथ साथ बनाते रहें, साथ साथ इसके सेंटेंसेस आप बनाते रहें। सेकंड हमारे पास है रिलेट्स टू रूल्स और वर्क्स, कैनॉन। कैनन इसको कहते हैं, कैनन मीन्स कोई रूल्स वगैरह हो, कोई वर्क वगैरह हो, तो हम इसे कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, इजी वर्ड्स में हम इसे कहेंगे कैनन। कैनन का मतलब है रिलेटेड टू रूल्स और वर्क्स। जैसे कि कोई आपको काम हो, बहुत सारे काम हो, या कोई बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर मेनी कैनन्स अबाउट विजिटिंग अ वीआईपी प्लेस, यानी रूल्स, ठीक है। टू विजिट अ वीआईपी, कोई भी वीआईपी प्लेस जगह पे जाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करने होते हैं। अगर एक शख्स ऑफिस में काम कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि देयर आर मेनी कैनन्स, ठीक है, डिलेड इन द ऑफिस, या वी हैव पोस्टपोन्ड मेनी कैनन्स, ठीक है। इस सेंस में भी हम कर सकते हैं। तो कैनन, फर्स्ट कैनन मींस, अच्छा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा, इंटरनेट का इश्यू है आज, ठीक है, थोड़ा बहुत वो डिस्कनेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसके जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, तो उसमें फिर आपको वो क्लियर होगा। जहाँ तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो कभी कभी इशू होता है इसका, तो जब भी कनेक्टेड है जहाँ तक वो आप देख लें, बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर दी जाएंगी, तो वो फिर आप वहां से कवर कर लेंगे। सेकंड कैनन का मतलब है वेपन। ये कैनोन्स जो है आर्मी के पास होते हैं, तोप्स वगैरह को कहते हैं, बड़े बड़े वेपन्स को कहते हैं कैनन, ठीक है। तो सेकंड कैनन हमारे पास क्या है, वेपन्स वगैरह है। जी, इनमें से कोई सेंटेंसेस साथ साथ बनाते रहें, कैनन। आई प्रैक्टिस सो मच, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। जो नाउन वाला है उसके साथ आप इन इस्तेमाल करेंगे, वी आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस थिंग, वी आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दैट थिंग। जो कैनन, कैनन है वो रिलेट्स टू वर्क्स और रूल्स है फर्स्ट, यानी ये नाउन है। सेकंड भी हमारे पास नाउन है कैनन, इट मींस ये वेपन, तोप वगैरह को, जो वेपन्स वगैरह हैं उनको कैनन कहते हैं। वैसे ये तोप को ही कहते हैं। फिर थर्ड हमारे पास है नेसेसरी एंड नेसेसिटी। देखें, नेसेसरी एक एडजेक्टिव है ग्रामेटिकली, और जो हमारे पास नेसेसरी है वो बेसिकली, नेसेसिटी है वो एक नाउन है। तो नेसेसिटी एंड नेसेसरी, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, कि नेसेसरी इज एडजेक्टिव, नेसेसिटी इज नाउन। यानी उर्दू में नेसेसरी का मतलब है जरूरी, और नेसेसिटी का मतलब है जरूरत। अब जरूरी कोई चीज किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप कहोगे यार इस टाइम ये चीज जरूरी है, ठीक है, वो एडजेक्टिव हुआ। जैसे मैं कहता हूँ फोन इज, इन टुडेज लाइफ, इन टुडेज एरा, आज के दौर में सेल फोन इज अ नेसेसरी थिंग, अ नेसेसरी डिवाइस। आज के दौर में, इस एरा में सेल फोन एक जरूरी चीज है। तो जरूरी है यानी होना चाहिए सबके पास। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सेल फोन इज अ नेसेसिटी, तो इसका मतलब है कि ये एक जरूरत है, यानी यहाँ पे इसके ऊपर फोकस और स्ट्रेस ज्यादा आता है कि यानी ये हर हाल में चाहिए, होना चाहिए। वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सीएसएस, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज नेसेसरी टू फोकस ऑन योर गोल्स, बिल्कुल ठीक है। नेसेसिटी को हम कभी कभी नेसेसिटीज भी कहते हैं, जरूरतें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू द पीपल, बुनियादी जरूरियात गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, तो वो जरूरियात हैं, फंडामेंटल राइट्स में जो आती है, ठीक है। नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तीन किस्म के राइट्स होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, द राइट टू लिव, द राइट टू प्रॉपर्टी एंड द राइट टू फ्रीडम, नेसेसिटी में आते हैं, जरूरियात है, इनके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। लेकिन जो नेसेसरी है वो किसी भी टाइम कभी भी हो सकता है। इंटरनेट इज नेसेसिटी फॉर ऑनलाइन लर्निंग,
इसमें आप ए लगाएं क्योंकि ये एक जरूरत है। ठीक है, और अगर अभी ये जरूरत है तो स्पेसिफिक है तो द नेसेसिटी। तो आप कह सकते हैं इंटरनेट इज अ नेसेसिटी फॉर ऑनलाइन लर्निंग, एक जरूरत है। जनरल सेंटेंस वैसे ऐसे होगा। ठीक है, और अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे इंटरनेट विल बी द नेसेसिटी फॉर द फ्यूचर लर्निंग, फॉर ऑनलाइन लर्निंग। तो ए और द का एक बड़ा वो एक इम्पोर्टेंस होती सेंटेंस में होता है। ठीक है, वो भी साथ साथ आपका होना चाहिए। ऑल राइट, इसमें जो हमने पेयर ऑफ वर्ड्स देखे हैं आज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कैनन कैनन, नेसेसरी एंड नेसेसिटी। वाटर इज नेसेसिटी फॉर लाइफ, अगेन सेंटेंस करेक्ट है, मगर इसमें ए आपने लगाना है। जो ए और एन का डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अक्सर लोग मिस करते हैं। ठीक है, ये ए आप लगेगा कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगेगा वोवल से पहले, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगी, वो हम पढ़ेंगे कि वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है। जैसे यूनिवर्सिटी यू से आ रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन फिर भी हम इसके साथ लगाते हैं आई यूनिवर्सिटी। और आवर एच से आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम लगाते हैं एन आवर। ठीक है, इसका पूरा टॉपिक है फिजा, इसका पूरा टॉपिक है, बहुत डिटेल में टॉपिक है। ठीक है, उसमें हम तफसीलन इसको पढ़ेंगे। तो वैसे आप ये समझ लें कि ए ई आई ओ यू, ए, ठीक है, ई आई ओ यू, ये इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो उसके साथ अक्सर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इनके अलावा किसी भी लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसके साथ लगाएंगे ए, सिवाय कुछ वर्ड्स की। कौन से वर्ड्स की? किसी वर्ड में कोई वर्ड बेशक वोवल से स्टार्ट हो, यानी ए ई आई ओ से स्टार्ट हो, लेकिन उसका साउंड आए यू। जैसे कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है यू से, तो रूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी के साथ लगाना चाहिए, जो मैंने आपको कहा, ए ई आई ओ यू के साथ लगाते हैं एन, तो असूलन तो यूनिवर्सिटी के साथ एन लगना चाहिए। लेकिन मैंने आपको साथ बता दिया कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कुछ अलग केसेस है जो रूल से अलग है। और वो ये है कि यूनिवर्सिटी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू है। कौन सा यू? वाई ओ यू। लेटर यू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहते हैं ग्रामेटिकली वाई ओ यू। तो इसके साथ फिर लगाते हैं आई यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम इसे लेटर यू नहीं तस्लीम करते, हम वाई ओ यू, यूनिवर्सिटी के तौर पे देखते हैं। तो जिस वर्ड में यू आए उसके साथ बेशक वोवल आए, फिर भी ए लगाएंगे। ये पूरा टॉपिक है, अगर ये आपको भी समझ नहीं आता हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में हम इसको मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आएंगे, जितने भी करेक्शंस हैं वो सारे टॉपिक के साथ क्लियर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक हम देखते हैं। ओके, ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे उनमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था, और वो हमारे पास था फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सब्जेक्ट। मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट कोई एक वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकती हैं, ये पढ़ाया। इसके बाद सब्जेक्ट्स के टाइप्स बताएं, समवन, ठीक है, कोई नाउन हो सकता है, आसिफ अली जरदारी शख्स का नाम, या ई शी इट हो सकते हैं कोई सब्जेक्ट, देवी यू आई सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बताया था हु। वर्ब को लेकर पूछे हु, यानी समवन ड्राज अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, समवन ड्राज अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द बैंक, तो आप ड्रा को लें और साथ साथ ड्रा के पूछ लें कि ऊ ड्राज अ ह्यूज अमाउंट, तो आंसर आएगा आपको समवन। तो वर्ब को लेकर जब भी पूछेंगे ऊ तो आंसर आएगा समवन। एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स की हमारे पास थी कि ई शी इट दे वी यू आई को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ये भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ईदर नाइदर भी पढ़ते हैं इनको, ये भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहेंगे। प्रोनाउन के टॉपिक में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये भी सब्जेक्ट्स के तौर पे आ सकती हैं।
और समवन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, ये भी सब्जेक्ट्स के तौर पे आ सकते हैं। बस इनमें ये आपको ख्याल रहे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो एक कंसेप्ट है इंग्लिश के अंदर, जिसमें सब मिस्टेक्स, ऑलमोस्ट हर कोई इसमें मिस्टेक्स करता है जब भी वो कोई राइटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके जहन में रहे कि सब्जेक्ट वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, वो भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो। प्रोनाउंस में सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होती हैं, ये इनको हम कहते हैं ई, शी, इट, दे, वी, वाई, इनको प्रोनाउंस कहते हैं, और ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर यानी ये एट अ टाइम एक शख्स के बारे में बात करेंगे, या ये किसी के बारे में ही बात नहीं करेंगे, जैसे नो बडी, कोई भी नहीं, यानी कोई भी नहीं आंसर कम्स इन वन पर्सन, सिंगुलर। तो मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनमें से अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे समवन यहाँ लिखा हुआ है, तो आगे उसका जो वर्ब होगा उसमें हम वर्ब के साथ एस, ई, एस, आई का इजाफा करते हैं। और अगर एज और एव की बात आए तो एज और एव में हम लगाते हैं एज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कल का टॉपिक था। जैसे यहाँ आखिर में मैंने ब्रैकेट में लिखा है समवन, फिर हम लगाते हैं फाइट्स, वर्ब के साथ एस, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर हम उसके लिए एस, ई, एस और आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया, वो रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास था एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जैसे देखें यहाँ पे प्रोनाउन है ई, तो ई के साथ हम लगा रहे हैं डज। क्यों डज लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज लगता है, प्लूरल के साथ लगाता है, हम लगाते हैं डू। इसी तरह शी के बाद हमने लगाया एबोलिशेस। एबोलिश का मतलब है एंड करना, खत्म करना। कस्टम यानी रिवायत। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एस, ई, एस, आई, एस क्यों लगाया शी के बाद, क्योंकि शी रेफर्स टू, शी इज यूज्ड फॉर वन वुमेन, वन गर्ल। इसी तरह इट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो हम कहते हैं इट ऑल कमेंसेस। यहाँ मैंने आपको पॉइंट ये बताया, ऑल मैंने सिर्फ यहाँ पे बीच में इसलिए आप लोगों के लिए लगाया है, ताकि कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि बीच में सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में कोई कोई वर्ड आ जाए तो फिर एस, ई, एस वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऑल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर भी फॉलो करना है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस, ई, एस, आई एस का इजाफा करना है। फिर दिस, देखें, दिस वर्क्स बेटर देन दी अदर डिवाइस, ये डिवाइस दूसरे डिवाइस से अच्छा काम करता है, तो दिस अगेन सिंगुलर है तो इसलिए वर्क्स लगा रहे हैं। दैट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कहते हैं दैट जस्टिफाइज एवरी एक्शन। ईच भी सिंगुलर है, लेकिन ईच के बाद हम ऑफ द लगाते हैं, लाइक ईच ऑफ द। फिर कोई प्लूरल नाउन लगाएंगे, ईच ऑफ द पर्संस या लॉयर्स या डॉक्टर्स, और वर्ब लगाएंगे राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए जो एंड में राइट लिखा हुआ है, राइट्स। क्यों, क्योंकि जो ईच प्रोनाउन है, ईच वर्ड है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपने क्लासेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में सिर्फ पढ़ा है ई शीट के बारे में, और एग्जाम्स में आप जब जाते हैं, आप जब राइटिंग करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता है कि दिस भी एक प्रोनाउन है ई शीट की तरह, दैट भी एक प्रोनाउन है, ईच भी एक प्रोनाउन है, इधर भी एक प्रोनाउन है। और जब इनको आप टेंसेज में यूज करते हैं तो एस, ई, एस का इजाफा नहीं करते, हैज और हैव का ख्याल नहीं रखते, और आपका इंग्लिश ठीक नहीं होता, और आप फेल करके अक्सर लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने 10 पेजेस लिखे हैं एग्जाम में और हमें फिर भी फेल किया गया, तो इसमें कोई करप्शन होगी, कोई, ठीक है, कोई नेगेटिव बात होगी। तो हर वक्त हमेशा करप्शन नहीं होता। बहुत टाइम, काफी दफा ये होता है कि आपको रूल्स का नहीं पता होता, आप गलत चीज लिख के आते हैं, आपको नहीं पता होता, पूरी नॉलेज नहीं होती और चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस का जो टॉपिक है उसमें मैंने सारे प्रोनाउंस इंग्लिश में जितने प्रोनाउंस है सिंगुलर, उन सब सिंगुलर प्रोनाउंस को आपके सामने लिख के उन उन टेंसेज में यूज कर दिया है जिन टेंसेज में गलतियां होती हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलतियां होती हैं, एस, ई, एस नहीं लगाते लोग, और दूसरा इसमें एज और एव में मिस्टेक्स होती हैं, सिंगुलर के लिए एज और प्लूरल के लिए हैव। ये कल का टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास प्रोनाउंस की कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे नीदर, या नीदर में आप देख सकते हैं, नीदर भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, नीदर ऑफ द प्लेयर्स। अच्छा, ईदर, नीदर और ईच
ये अलग तरह से यूज होते हैं इंग्लिश में। इनके बाद एक तो लगता है ऑफ, फिर लगता है कोई नाउन, कोई प्लूरल नाउन, फिर वर्ब लगता है। बाकी प्रोनाउंस में आप देख रहे हैं उनके डायरेक्ट बाद वर्ब लगता है। और इनके मीनिंग्स भी चेंज है। नीदर का मतलब है दो लोग, दोनों में से कोई भी नहीं। यानी नीदर ऑफ द डॉक्टर्स टॉक्स अबाउट देयर सिचुएशन, इट मीन दो डॉक्टर्स है, दोनों में से कोई एक भी बात नहीं करता। और ईच का मतलब है, हम कहते हैं ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और हर एक स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत नजर आ रहा है। तो हर एक, ईच का मतलब है हर एक, नीदर का मतलब दो हैं, दो में से कोई भी नहीं, ईच का मतलब बहुत सारे हैं और बहुत सारों में हर एक। हर एक के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। इसी तरह आइदर या ईदर दोनों पढ़ते हैं इसको, दोनों प्रोनाउंसिएशंस है। ईदर ऑफ द डॉक्टर्स, देखिए, ट्रीट्स द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। क्योंकि दो डॉक्टर्स हैं, कोई आपको आता है और आपको कहता है कि इज डॉक्टर अहमद और अकबर प्रेजेंट। दो डॉक्टर्स को पूछा उसने, तो अगर दोनों में से एक प्रेजेंट है तो आप कहोगे वन ऑफ देम इज प्रेजेंट। एक तो तरीका ये है। एक तरीका होगा ईदर ऑफ द डॉक्टर्स इज प्रेजेंट। नीदर ऑफ देम एज, दो हैं, दोनों में से एक भी नहीं आ रहा। नीदर का मतलब है नीदर ऑफ देम एज एनी आइडिया अबाउट द सिलेबस, यानी दो लोग हैं, दोनों को आइडिया नहीं। तो ये ऑलमोस्ट कल का हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, इससे आगे हम देखते हैं एडवांस्ड यूज ऑफ सब्जेक्ट्स। एडवांस्ड यूज ऑफ सब्जेक्ट में हमने पढ़ा वन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वन के साथ भी ऑफ द लगता है, फिर एक प्लूरल नाउन लगेगा और प्लूरल नाउन के बाद वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। वन ऑफ द लीडर्स लीड्स द नेशन, यानी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनमें से एक नेशन को लीड कर रहा है। ये वन के साथ लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। क्यों मिस्टेक्स करते हैं? वो इस नाउन पे फोकस करते हैं कि लीडर्स लगा हुआ है, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, तो वर्ब के साथ एस ई एस आई एस क्यों लगाए? देखिए, आप लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स में से एक की बात कर रहे हैं, आप पहले वर्ड पे फोकस करें, वन। देखो, अगर मैं वन को टू करूंगा तो फिर एस नहीं लगा लीड के साथ, क्यों? क्योंकि टू तो प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन सिंगुलर अगर वन आए तो उसके साथ लगाते हैं। ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इसके बाद आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। अगेन आपकी प्रैक्टिस होगी जैसे डेली होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ तक भी अगर किसी को वन वाला केस पता था तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे ई शीट के आगे बहुत सारे लोगों को केसेस नहीं पता होते, राइटिंग में यूज करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, करेक्शंस में यही आएंगे। हेड मास्टर्स के एग्जामिनेशन हो, तहसीलदार के एग्जामिनेशन हो, कोई एफपीएससी का एग्जाम हो, एफपीएससी के पेपर्स में आपको दिखाऊंगा सारे 17 और 18 स्केल के, 16 स्केल के जितने भी एग्जाम्स हैं, सबके पास पेपर्स में इंग्लिश के यही सेंटेंसेस आए हैं जो अभी आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं। एग्जामिनर लिखेगा वन ऑफ द टीचर टीचर्स इंग्लिश, या तो टीचर के साथ एस नहीं लगाएगा, वन ऑफ द टीचर लिखेगा, टीचर्स नहीं लिखेगा, या लगाएगा वन ऑफ द टीचर्स टीच इंग्लिश, यानी टीचर्स के साथ एस नहीं लगाएगा, और आपको वो करेक्ट करना होगा। तो अब इसके बाद ये दो दो तीन मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर हम इसे रिकनेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना टॉपिक अगेन स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 मिनट्स का, कोई 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें। उसके बाद आज का जो ग्रामर का लेक्चर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये भी वन ऑफ द का ही केस है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड केस और अलग केस है, जिसको समझने के लिए थोड़ी फोकस भी चाहिए होगी। 5 मिनट्स के बाद अगेन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि फोकस लेवल भी आपका बेहतर होगा और इसे बारीकी से हम डिस्कस करेंगे एक दफा। ओके, तो ये अब थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होगा, 4 to 3 मिनट्स। अगेन रिकनेक्ट होगा, लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो रिकनेक्ट कीजिएगा।